ओके, तो यहाँ पे जून महीने के इकोनॉमिक इसमें रबर इंडस्ट्री, सिंगल नोडल एजेंसी, रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी, सस्टेनेबल फैशन, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, टैक्सेशन, कोर्स आउटपुट, बैड बैंक, न्यू बैंक, लिक्विड नैनो यूरिया, ये सारी आपको चीजें एमएम देखने को अकेडमी मिली। ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ। एमएम अकेडमी ऐप पर आपको यूपीएससी के लिए और बाकी स्टेट पीएससी के लिए कंप्लीट फाउंडेशन कोर्सेज जो है वो देखने को मिलेंगे। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके सामने GS1 जो है कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल है, GS2 के कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल है, GS3 के कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल है, GS4 के कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल है, और प्लस बोनस कोर्सेज जो है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है और उसी के साथ साथ लोवेस्ट प्राइस में आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको डाउनलोड करना है एम अकेडमी ऐप, साइन अप करना है। डेमो लेक्चर आप किसी भी सेक्शन में जाकर, इंडियन पॉलिटी बोलिए, इंडिया एयरबुक बोलिए, एंशियंट हिस्ट्री बोलिए, ज्योग्राफी बोलिए, जितने भी कोर्सेस है, मोर देन 20 कोर्सेस है, आप किसी भी सेक्शन में जाकर पहले दो जो लेक्चर्स है एज ए डेमो लेक्चर देख सकते हो, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो ये आप ज़रूर देखिए, और उसके बाद आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे, क्योंकि इतने कम प्राइजेस है कि मतलब बाकी जगहों पर जितना आपको एक महीने का देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको उतने में 2 साल का मिल जाता है। तो आराम से बैठकर अच्छे तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हो, और क्वालिटी जो उसमें बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। ये चीप बिल्कुल है, लेकिन चीप नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर रबर इंडस्ट्री जो है उसके बारे में बात की जा रही है। रबर इंडस्ट्री मतलब क्या आ रहा है इसमें, ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो एसोसिएशंस होते हैं, कमिटीज होती है, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो यहाँ पर ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन, इसके हिसाब से देखा जाए तो 2 बिलियन नॉन टायर रबर सेक्टर ये डबल एक्सपोर्ट करना चाह रहा है बाय 2025। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, हम एक्सपोर्ट इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं रबर इंडस्ट्री में। इसमें से इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब क्या, रुपी एप्रिशिएट होने का चांस। ठीक है, रबर इंडस्ट्री में तो रबर इंडस्ट्री एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बन रही है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है या स्टेटमेंट आता है कि रबर जो है वो हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं या फिर ज्यादा इंपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री बन रही है, तो गलत रहेगा। हम कर रहे हैं हमारा जो एक्सपोर्ट है उसको डबल करने की कोशिश। ग्लोबल मार्केट में अगर हम देखें तो एस्टिमेट इतना इतना, ये आंकड़े जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं कि भाई कितना आंकड़ा, बेसिकली आंकड़ा ग्रो, हाँ अगर आप ग्रुप सी ग्रुप डी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें ठीक है, लेकिन यूपीएससी के लिए और स्टेट पीएससी स्केल 1 के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, गवर्नमेंट ने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है उसके बारे में यहाँ पर काम करना चाहिए। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट ये भी एक इंपॉर्टेंट है। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट मतलब क्या, हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना है। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कौन कौन सी चीजें हम कर सकते हैं, चलो प्रीति बताओ, एक्सपोर्ट अगर हमें बढ़ाना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, अगर आपको आए कि टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट व्हाट आर द फॉलोइंग थिंग्स वी कैन डू। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है उन्होंने एफर्ट्स लेने चाहिए फॉर द फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, जिससे कि बेनिफिट जो है वो सबको मिले। अब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से क्या होगा, जो बाहर के देश में जो भी सामान है वो जाएगा, प्रोडक्ट जाएगा। समझ लो यहाँ से कार्तिक जो है उन्होंने सामान जो है वो यूएसए में बेचे। ठीक है, अब यूएसए में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की वजह से क्या होगा कि कार्तिक का सही, ये जो सामान है ये समझ लो 5 रुपए का है, तो यूएसए में 5 रुपए में ही बिका जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टैक्स मतलब लगता है मिनिमम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के बाद भी, लेकिन हम कंसिडर कर रहे हैं कि 0 अगर लग रहा है तो 5 रुपए में ही बिका जाएगा, है ना। तो अब क्या होगा, इसकी प्राइस ना बढ़ने की वजह से कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट मिलेगा और इसको अच्छा फायदा मिलेगा। वही समझ लो कि यहाँ पर अगर बहुत ज्यादा टैक्स लगाकर ये 5 रुपए की चीज जो है वो 25 रुपए की हो जाती है, तो बाहर के लोग जो है 25 रुपए में खरीदेंगे क्या, नहीं खरीदेंगे, तो एक कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज मिलता है। तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो ये होना चाहिए एमएसएमई को, जिससे कि रबर एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, और इससे इकोनॉमी की, इंडिया की इकोनॉमी जो है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। अब जो हमने देखा था ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन, ये क्या है, ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन ये नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग बॉडी है, ये प्रॉफिट नहीं कमाती है। ऑब्जेक्टिव क्या है, जिससे कि जो इंटरेस्ट है इस इंडस्ट्री का उसको सेफगार्ड और प्रमोट जो है वो किया जा सके। ठीक है, अब रबर अगर आप देखोगे तो की फीचर क्या है, नेचुरल रबर ये पॉलीमर है, आइसोप्रीन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब ये क्या है, डायरेक्ट साइंस कि इसमें सीधे स्टेटमेंट आ जाते हैं कभी कभार, तो ये थोड़ा आपको पता रहने को ना। देन रबर जो है ये इलास्टिक होता है, रबर आपको पता है, रबर इतना है ना, तो इसलिए कुछ इतना देखने की जरूरत नहीं है। रबर ट्रीज इकोनॉमिक लाइफ पीरियड जो है अराउंड 32 ईयर्स रहती है प्लांटेशन में, तो ये चीज एक इंपॉर्टेंट है। बाकी सोर्सेस अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर लेटेक्स ये सेवरल ईयर से ग्रो किया जा रहा है, कल्टीवेट किया जा रहा है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। जो कॉन्गो रबर है वो भी हमको देखने को मिलता है जीनस से, एंड लेटेक्स जो है ये प्रेजेंट रहता है यहाँ पर डैंडिलियन मिल्क
जो रबर प्रोड्यूस करने में यूज होता है। तो एक स्टेटमेंट जो है एग्जाम में आ सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। देन कल्टीवेशन अगर हम देखते हैं, सॉइल कौन सी लगती है, ट्री जो है वेल ड्रेन्ड एंड वेल वेदर्ड सॉइल जो है ये चाहिए होती है। ठीक है, रबर को मतलब ये बेसिकली रबर ट्री जो है उसको ग्रो करने के लिए। बाकी अगर हम देखते हैं तो इसमें लेटराइट टाइप, एल्यूवियल टाइप, सेडिमेंट्री टाइप, नॉन लेटराइट रेड सॉइल ये बेस्ट रहती है इस ट्री के ग्रोथ के लिए। तो ये भी आ सकता है कि भाई रबर प्लांट जो है वो कौन से सॉइल में अच्छे तरीके से ग्रो हो सकता है, या फिर कौन से इसमें नहीं हो सकता है नीचे दिए में से। प्रेसिपिटेशन, पानी और टेम्परेचर कितना लगता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल जो है एटलीस्ट 100 रेनी डेज रहना चाहिए ईयर में, और टेम्परेचर 20 to 34 डिग्री जो है वो यहाँ पर रहना चाहिए, ह्यूमिडिटी 80% के अराउंड रहना चाहिए। तो अब ये जो कंडीशन है, ये सारी कंडीशन मतलब सॉइल टाइप और टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के हिसाब से प्रद्युमन बताओ कि ये कौन से स्टेट में ज्यादा रबर जो है वो ग्रो होता हो। सर आसाम में। आसाम, क्योंकि हमें उधर ड्राई, क्योंकि 100 सेंटीमीटर रेन बोली है तो उसमें एवरग्रीन से थोड़ा कम मतलब ड्राई मॉइस्चर होना चाहिए वहाँ, जब प्रेसिपिटेशन थोड़ा 100 सेंटीमीटर तक होगा, 100 से 150 तक, तो उधर होता है आसाम साइड, नॉर्थ ईस्ट। ओके, और भी है आप तमिलनाडु। बताओ। सर वही आसाम और हिमालयन रीजन में भी रबर को प्लांटेशन किया जाता है ना। और हिमालयन रीजन में टेम्परेचर हमको 20 से 34 डिग्री मिलेगा? नहीं मिलता है सर, लेकिन कुछ स्टेट है वहाँ। मैं आपको ये नहीं पूछ रहा हूँ अभी कौन से स्टेट में उगाया जाता है, मैं पूछ रहा हूँ ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन के हिसाब से कौन से स्टेट फिट बैठते हैं। सर वही साउथ के स्टेट फिट बैठते हैं। साउथ के? आप अभी नॉर्थ ईस्टर्न बोल रहे थे ना, आसाम। सर वहाँ पर भी रेन का अगर क्राइटेरिया देखे तो रेन वहाँ पर भी होती है, मतलब 100 से। ओके, रबर कहाँ कहाँ यूज होता है? टायर्स में, ट्यूब में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में, सभी जगह यूज होता है ना। और यहाँ पर ऑटोमोबाइल में बोलो, हर जगह यूज होता है। अब यहाँ पर कहाँ पर पाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है, जो मैंने अभी आपसे पूछा। केरला लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नेचुरल रबर का इंडिया में, ठीक है। देन उसके बाद तमिलनाडु है, देन उसके बाद कर्नाटका है, देन उसके बाद त्रिपुरा, आसाम, अंडमान निकोबार, गोवा, ये भी कुछ ऐसे रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है। तो ज्यादा स्टेट वही है जहां पर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। समझ में आया? ज्योग्राफी सब्जेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंटेशन ओरिएंटेड है। वो भी आपको या तो स्टेट्स याद रखिए, मतलब ट्री के बारे में अगर आपको पूछा है तो स्टेट्स अगर आपको पता है कहाँ कहाँ पर उगाए जाते हैं तो आप सिचुएशन बता सकते हो कौन से सॉइल टाइप में और कौन से सिचुएशन में टेम्परेचर में वो जगता है। या फिर अगर आपको प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर और सॉइल पता है तो उस हिसाब से आप स्टेट, कौन से स्टेट में ग्रो होता होगा वो आप पता कर सकते हो। तो ये बहुत जरूरी है। कार्तिक, समझ में आया? यस सर। चलो, सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड फॉर PFMS, जो PFMS है, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके बारे में सिंगल नोडल एजेंसी। सिंगल नोडल एजेंसी का फायदा क्या होता है भाई, एक ही एजेंसी रहती है और एक ही चीज सब कुछ, मतलब सब कुछ देखती है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर भटक नहीं पड़ता है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर ने सिंगल नोडल एजेंसी जो है लॉन्च की है ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। ये लॉन्च किया एज अ पार्ट ऑफ अमृत महोत्सव, ठीक है, आजादी का अमृत महोत्सव जो सेलिब्रेशन यहाँ पर हुआ है। अब यहाँ पर एडिशनली ट्रेनिंग मॉड्यूल जो है मिशन कर्मयोगी के लिए। मिशन कर्मयोगी के बारे में बताओ बारे थोड़ा कार्तिक। तो मतलब इंडियन सिविल सर्वेंट जो है फ्यूचर के लिए उनको प्रिपेयर करना है ना, कंस्ट्रक्टिव, इमेजिनेटिव, प्रोएक्टिव रोल जो है वो अदा होने चाहिए, एंड कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए। अब डैशबोर्ड, ये जो सिंगल डैशबोर्ड रहने वाला है सिंगल नोडल एजेंसी का, तो ये मेजर रिफॉर्म है, इनिशिएट किया गया 2021 में। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है वो रिलीज होंगे, डिसबर्स्ड होंगे और मॉनिटर होंगे। इतनी सारी स्कीम्स होती है, इतनी सारी स्कीम्स, अलग अलग मिनिस्ट्री, अलग अलग डिपार्टमेंट्स। अब यहाँ पर क्या होगा, एक ही जगह से सारी चीजें मॉनिटर की जाएगी। तो ये सबसे बेस्ट इनिशिएटिव देखने को मिलता है ना। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब कौन सी है, जहां पर स्टेट का भी कुछ हदबार होता है, नहीं तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम अगर हम देखें तो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है पैसा। जितना भी फंड है पर्टिकुलर स्कीम का, अब वो बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है, जितना भी एक्सपेंसेस, मतलब इससे क्या है, जो करप्शन है वो यहाँ पर नहीं होगा। एलोकेशन ऑफ फंड जो है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर हो पाएगा।
टाइमली मैनर में हो पाएगा, नहीं तो क्या है पैसा भेज दिया लेकिन पहुंच ही नहीं रहा है। ग्रेटर इफिशियंसी जो है यहाँ पर आ जाएगी भाई, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाएगा, फंड जो उसको ट्रैक किया जा सकता है कहाँ हो रहा है, एक पूरा मॉनिटर हो रहा है, सही मॉनिटर हो रहा है, डिसबर्स सही तरीके से हो रहा है और सब ऑनलाइन हो रहा है तो फटाफट पहुंच रहा है ना। कोई पैसा लेकर नहीं जा रहा है कि 10 दिन लग रहे हैं उसको पैसा लेकर जाने में और फिर पहुंचा भी नहीं हो पैसा लेके। तो ये जो है सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम है, बेसिकली इसको पहले कहा जाता था क्योंकि मॉनिटर कर रहा है ये सेंट्रल का जो प्लान है, जितनी भी स्कीम्स है सेंट्रल गवर्नमेंट की वो ये प्रॉपर मॉनिटर कर रहा है ना। एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसके थ्रू सब कुछ हो रहा है। और फिर उसके बाद प्लानिंग कमीशन, ये सब कुछ पहले भी हुआ था, मतलब ऐसा नहीं है कि ये 2025, ऐसा भी कभी कभार आता है कब लॉन्च किया गया, कब हुआ, इसका पहले कुछ अस्तित्व नहीं था, ऐसे ऐसे। तो ये भी पता रहना चाहिए, हाँ भाई पहले भी इसके बारे में जो है वो डाला गया था। देन उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है कि पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सही तरीके से होना चाहिए, है ना, साउंड तरीके से होना चाहिए, और जो करप्शन है वो यहाँ पर बचना चाहिए। किसका म्यूट नहीं है, म्यूट कर दिया करो यार, मैंने पहले बोला है। सेंट्रल सेक्टर, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड सब कुछ इसमें आते हैं, और ये इंटीग्रेटेड है विद कोर बैंकिंग सिस्टम, कोर बैंकिंग सिस्टम से इंटीग्रेटेड है। डिजिटल इनिशिएटिव इंडिया ये भी देखने को मिलता है, मतलब दोनों तरफ से यहाँ पर सेफ एंड सिक्योर रहने वाला है। रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी, अब यहाँ पर क्या है, रिव्यू होते रहेगा, है ना। तो इसमें क्या हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिकमेंड किया है विड्रॉल ऑफ 714 रेगुलेटरी इंस्ट्रक्शंस जो यहाँ पर एब्सोल्यूट या रिडंडेंट हो गए हैं, मतलब जिसका कोई अब अहमियत नहीं रही है। तो ये अब है पार्ट ऑफ RRA, रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी 2.0, जो यहाँ पर रिकमेंडेशंस इशू किए गए हैं। इसके तहत क्या है, ईज ऑफ कंप्लायंस, मतलब भाई कंप्लायंस सही तरीके से होना चाहिए, रेगुलेटरी बर्डन, नहीं तो ये भी रेगुलेट कर रहा है वो भी रेगुलेट कर रहा है ना, तो ये प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो ये रेगुलेटरी बर्डन सही तरीके से उसमें रिडक्शन रहना चाहिए। देन उसका रिपोर्टिंग मैकेनिज्म जो है वो सही रहना चाहिए, इंस्ट्रक्शन कम्युनिकेशन जो है वो स्ट्रीमलाइन रहने चाहिए। रिकमेंडेशन क्या क्या दिए गए हैं, रिकमेंडेशन यहाँ पर है कि जो भी मतलब 65 रेगुलेटरी रिटर्न्स इसमें लाए गए हैं, टाइम बेस्ड रहना चाहिए, ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए, है ना। इंस्ट्रक्शन जो है वो पब्लिक डोमेन में जल्दी रहने चाहिए, पब्लिक डोमेन में, ये पब्लिक डोमेन में इंस्ट्रक्शन रहना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं कार्तिक? सर ये RTI के थ्रू जो, अरे नहीं यार, खुद से डाल के रखना है, उसको क्या बोलते हैं? प्रीति आप बताओ। अरे यार क्या, प्रद्युमन आप बताओ। थोड़ा सर हिंट दो फिर याद आ जाएगा। अरे जो इंफॉर्मेशन है, म्यूट कर दो अभी सब, जो इंफॉर्मेशन। हाँ सर, इंफॉर्मेशन कमिश्नर। अरे कुछ भी यार, इंफॉर्मेशन है। मैंने अभी कोई भी Yes, sir. वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए उसके बारे में, तो वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं? ई गवर्नेंस। वो बराबर है, लेकिन ई गवर्नेंस मतलब वो कौन से पार्ट में आता है? गवर्नेंस भूल गए क्या कोर्स पूरा? सर वो इकोनॉमी में आपने बीच में अचानक से पूछ लिया ना, तो याद नहीं आया। मैं तो अब बता रहा हूँ, गवर्नेंस में बताओ, सभी सिटीजन्स को पूरी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए पहले ही। वो सिटीजन चार्टर, सिटीजन चार्टर। अब याद आया यार, ऐसे भूला मत करो यार, चलो कर दो म्यूट। पीरियडिक रिव्यू जो है वो रहना चाहिए, जो भी रिटर्न्स हुए हैं उसके, तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है। अब RBI ने सबसे पहले, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो ठीक है कि क्या क्या होगा ये तो रिव्यू में आ जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, ये सबसे पहली बार सेटअप किया था 1 अप्रैल 1999 को। जो रेगुलेशंस है, सर्कुलर्स है, रिपोर्टिंग सिस्टम है, इन सबको रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर कंप्लायंस बर्डन जो उसको कम कर रहे हैं, मतलब बेसिकली समझ लो ई गवर्नेंस ज्यादा ला रहे हैं, कंप्लायंस बर्डन उससे कम हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर इसके बारे में ध्यान में रखनी है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में तो पता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना, कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब क्या है कि भाई यहाँ पर उतना पैसा जो है गवर्नमेंट की तरफ से आता ही है, कि इतना अगर तुमको बेच रहे हो तुम, उतने में अगर तुम्हारा नहीं जा रहा है, समझ लो प्रद्युमन आए, प्रद्युमन ने बोला मैंने 10 किलो जो व्हीट है ये मैंने बेचना है, तो अब गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई बेच दो ना, तो कार्तिक को, कार्तिक बोलेंगे नहीं मेरे को खरीदना ही नहीं है, वो बोल रहे हैं कि मेरे को 100 रुपए में देंगे, मेरे को 100 रुपए में नहीं, मेरे को 50 रुपए में चाहिए। गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है टेंशन मत लो, हम तुमसे 100 रुपए में ले रहे हैं, तो ये हो गया मिनिमम सपोर्ट प्राइस। या 80 रुपए में ले रहे हैं, मिनिमम इतने रुपए में गवर्नमेंट जो है वो लेती है, ठीक है। और गवर्नमेंट कहाँ जमा करती है, कोई बताओ? FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ ऑफ इंडिया। इंडिया में। फूड
ऑफ इंडिया। हाँ, तो ये एमएसपी के बारे में देखने को मिलता है। बाकी इसमें कितने कितने रबी, कौन कौन से खरीफ क्रॉप है, ये भी इसमें आते हैं। तो यहाँ पर जो एमएसपी के अंडर में क्रॉप्स कौन कौन से आते हैं, तो इसमें अगर आप देखोगे तो 22 मैंडेटेड क्रॉप्स एंड फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस जो है शुगर केन के लिए ये मिलता है। और इसमें मैंडेट क्रॉप में 14 क्रॉप्स ऑफ खरीफ सीजन है, 6 रबी क्रॉप्स है और 2 कमर्शियल क्रॉप्स है। ठीक है, तो ये पूछा हुआ यूपीएससी में, इससे दोबारा नहीं पूछा जाएगा ऐसा मेरे को लग रहा है। देन उसके बाद यहाँ पर ये जो है ये पता रहने को ना कि कॉस्ट क्या क्या है, कहाँ गया हो, हाँ ये। तो इसमें क्या है A2, ठीक है A2 में सभी पेड आउट कॉस्ट डायरेक्टली जो फार्मर से इंक्लूड, कैश बोलो, सीड्स बोलो, फर्टिलाइजर, इसके लिए जो भी पैसा लग रहा है, समझ लो प्रद्युमन को व्हीट उगाना है, व्हीट उगाने के लिए उनको जो कैश लग रहा है, जो सीड्स के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं, जो लेबर्स के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं, जो फ्यूल के लिए, इरिगेशन के लिए, वो सब आएगा A2 में। और A2 प्लस FL आता है, इसमें क्या होता है, अनपेड फैमिली लेबर। अभी समझ लो प्रद्युमन के कोई भाई लोग आ गए, बहन लोग आ गई, वो भी सब वो खेती करने में लग गए। तो मतलब ये जो है, इनको प्रद्युमन थोड़ी पैसे देंगे ना, उनको तो बोलेंगे भाई मैं क्यों पैसे दूं तुम लोगों को, तुम तो हमारे अपने हो। तो मतलब क्या है यहाँ पर A2 प्लस FL मतलब फैमिली लेबर जो है ये भी आ जाते हैं। इसमें C2 भी अगर हम देखते हैं तो ये ज्यादा कॉम्प्रेहेंसिव होता है। इसमें क्या है, अब प्रद्युमन की जमीन पर प्रद्युमन अगर कर रहे हैं तो उनको रेंट भी मिलेगा, प्रद्युमन को रेंट का पैसा भी उसमें ऐड किया जाएगा कि जमीन तो आपकी है लेकिन फिर भी हम तुमको रेंट दे रहे हैं, ये उगाने के लिए रेंट का पैसा दे रहे हैं। स्टैगफ्लेशन अभी क्या है, अभी कार्तिक ने बताया स्टैगफ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन भी है, प्लस हमारी ग्रोथ जो है स्टैग्नेंट है, मतलब बेसिकली रिसेशन जैसा सिनारियो जो है वो हमको देखने को मिल रहा है। सिचुएशन जिसमें प्राइजेस जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्टैग्नेंट बैठी हुई है। ठीक है, टर्म स्टैगफ्लेशन कॉइन किसके द्वारा किया गया था, यहाँ पर मैक्लियोड के द्वारा। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के वो कंजर्वेटिव पार्टी के एमपी थे। तो इन्होंने ऐसी सिचुएशन डिस्क्राइब की, भाई ग्रोथ जो एकदम स्लो रेट पर हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हाई रह रहा है लेकिन फिर भी इन्फ्लेशन जो है काफी हाई जा रहा है, ये इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस रहता है। ठीक है, क्योंकि कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता है, भाई ध्यान दे तो दे कहाँ पर। तो ये स्टैगफ्लेशन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, और इसमें अगर आप देखोगे तो इकोनॉमी को ग्रोथ की तरफ ले जाना बहुत जरूरी रहता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, गवर्नमेंट दोनों में से एक इसमें ज्यादा ध्यान दे सकती है कि लोगों के हाथों में ज्यादा पैसा देना है, ग्रोथ करना है, मतलब क्या, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है। लोगों को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, है ना। इन्फ्लेशन ऑलरेडी हाई है तो क्या करें, तो ऐसे सिनारियों में क्या होता है, सप्लाई जो है, सप्लाई उसको ज्यादा बढ़ा दिया जाता है, सप्लाई को बढ़ा दिया जाता है और एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज्यादा बढ़ा दी जाती है, जिससे क्या है कि इन्फ्लेशन, सप्लाई बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहेगा और एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट होने की वजह से ग्रोथ जो है वो भी हाई हो जाएगी, मतलब दोनों सिंक में आ जाएंगे। तो ये बेसिकली किया जाता है। कोविड की वजह से ये सारी सिचुएशन जो है काफी ज्यादा हो गई, क्योंकि अभी ऑयल के प्राइसेस जो है ये भी काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो सप्लाई साइड जो इन्फ्लेशन है वो काफी ज्यादा इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। देन उसके बाद कोर सेक्टर आउटपुट, इंडिया के जो 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज है उन्होंने यहाँ पर ग्रोथ दिखाई है 8.4% अप्रैल में कंपेयर टू 4.9, मतलब ये बड़ा है। कोर इंडस्ट्रीज 40.27 का वेटेज हमें देखने को मिलता है आईआईपी में। और 8 कोर इसमें से देखे जाए तो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, देन इलेक्ट्रिसिटी, देन स्टील, देन कोल, देन क्रूड ऑयल, देन नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर, तो ये सब है। ठीक है, ये पता रहने को ना। इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज क्या है, ये प्रोडक्शन वॉल्यूम इंडेक्स है कि ये बताता है 8 कोर इंडस्ट्रीज कैसे चल रही है। ओके, तो ये हो गया 8 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में। देन उसके बाद अभी आते हैं बैड बैंक। बैड बैंक क्या है, बैड बैंक, चलो मैंने बैड बैंक इकोनॉमी बताया हुआ है, प्रीति बताओ बैड बैंक क्या है। सर ये बैड बैंक और ब्लॉकचेन में इतने दिनों से पढ़ रही हूँ फिर भी मुझे कुछ नहीं समझ में आता इसमें। अरे ऐसे कैसे, अभी समझ लो कि जो प्रद्युमन है, ठीक है, आपकी बैंक है प्रीति, ठीक है, मतलब यहाँ पर थोड़ा लिख भी देता हूँ मैं। प्रीति जो है उनकी एक बैंक है और प्रीति ने बोला सब मेरे पास पैसा जमा करो, और उसके बाद यहाँ पर जो प्रद्युमन है उन्होंने अच्छे खासे पैसे जो है वो प्रीति के अकाउंट में जमा कर दिए, बैंक अकाउंट में। देन उस, मतलब प्रीति के बैंक अकाउंट में नहीं, प्रीति के बैंक में, ठीक है, खुद के अकाउंट में, प्रद्युमन के खुद के अकाउंट में। अब यहाँ पर हुआ, कार्तिक जो है वो अब आए प्रीति के पास, बोले यार मेरे को लोन दे। प्रीति ने बोली ठीक है लोन देती हूँ मैं। प्रीति ने दे दिया उनको 1,000 करोड़ का लोन। ठीक है, 1,000 करोड़ का लोन जो है वो दे दिया। अब कार्तिक जो है वो ये लोन अब भरपाई नहीं कर रहे हैं,
अब प्रीति फंस गई, प्रीति ने बोला यार ये प्रद्युमन के पैसे जो है वो मांगने के लिए आ रहे हैं, वो कैसे दूं, तो अब प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, अब उधर से आई शीतल, शीतल ने बोला कि तू प्रीति के पास आई, बोले तू टेंशन मत ले, अपन एक काम करते, मैं पूरा ले लेती हूँ तेरे पास का पैसा, ठीक है, मतलब जितना भी तेरे को देना है मैं तेरे को पैसा देती हूँ, और कार्तिक ने जो भी तेरे पास एसेट रखा होगा, है ना, लोन ऐसे ही नहीं देंगे ना, एकदम कुछ एसेट रखना पड़ेगा एज अ मॉर्टगेज, तो वो जो मॉर्टगेज है वो तू मेरे नाम पे कर दे और उसके बदले मैं तेरे को पैसा दे देती हूँ। तो प्रीति खुश, प्रीति को लगा यार ये तो ठीक है ना, मेरे को सिर्फ पैसा चाहिए, तो यहाँ पर शीतल ने क्या किया, शीतल ने उनको 1000 करोड़ या जितने में भी डील हो, थोड़े कम इसमें, जितने भी इसमें हो उतने में इन्होंने डील की कि भाई ये मॉर्टगेज मैं कितने में लूंगी, समझ लो यहाँ पर अगर 1000 है तो यहाँ पर 800 करोड़ में प्रीति ने 800 करोड़ प्रीति को दिए, और ये जो एसेट है अपने नाम पे कर लिए। ठीक है, अब प्रीति को भी 800 करोड़, मतलब जहां 1000 करोड़ का लॉस हो रहा था वहां प्रीति को 200 ही करोड़ का लॉस हो रहा है। ठीक है, ये मतलब एनपीए कम हो गया, इसमें से प्रद्युमन का जितना ही पैसा था 100-200 करोड़ वो प्रद्युमन को दे दिया उन्होंने, और बाकी अपना जो है वो रख लिया। अब दूसरी बात आई, अब शीतल जो है, शीतल को क्या फायदा हुआ, अब शीतल क्या करेगी, शीतल जाएगी कार्तिक के पास, कार्तिक को बोलेगी देखो कार्तिक ऐसा है कि तुमको 1000 करोड़ जो है वो देने हैं, तुम एक काम करो, तुमको 5 साल में देने थे ना, तुम 25 साल में दो, तुमको इतने, तुमको 10% ब्याज पे देने थे ना, तुमको 5% ब्याज पे दो, मतलब वसूली बेसिकली शीतल करने की कोशिश करेगी, वसूली। ठीक है, तो ये अगर कार्तिक मान जाते हैं तो ठीक बात है, लेकिन अगर कार्तिक देश छोड़ के लंदन भाग जाते हैं तो फिर वैसे इसमें शीतल क्या करेगी, जो इन्होंने एसेट दिया था वो एसेट को ज्यादा कीमत में बेचने की कोशिश करेगी। समझ में आया आपको, मतलब बैंक को घूमने की जरूरत नहीं है एसेट ले लेके कि वह नीलामी करो, ये करो वो करो, बाकी शीतल जो है वो कर लेगी। तो शीतल यहाँ पे कौन है, बैड बैंक। समझ में आया, सर तो ये बेसिकली होता है बैड बैंक, एकदम आसान इसमें बताया मैंने, मतलब नॉन टेक्निकल एग्जांपल के थ्रू बताया है। तो इस तरीके से बेसिकली बैड बैंक जो है उसका यही होता है कि जो बैड लोन्स है, जो एनपीए हो गए हैं, उसको कम किया जाए, उसको कम कराया जाए। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो उसको कहा जाता था कि भाई एसेट जो है उसको रिकंस्ट्रक्ट या फिर सही से उसका ये कर रही है। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट आप सभी को पता है क्या है, 90 डेज से ऊपर अगर कोई ब्याज नहीं दे रहा है तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चल जाता है ना। बैड बैंक क्या है, जो मैंने अभी आपको बोला, जो बैड लोन्स है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, बैंक से उसको यहाँ पर ले लेती है। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या है, जो बैंक के ऊपर बर्डन है उसको कम करने की कोशिश करती है। तो ये चीज होती है, मतलब परचेस कर लेती है बैड लोन को बैंक से, और फिर बैड बैंक जो है वो यहाँ पर रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश करेगी कि जो इन्वेस्टर है उसको कुछ करो भाई, इन्वेस्टर को बताओ। मतलब क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है कि कार्तिक जो है उन्होंने अपनी कंपनी गिरवी रखी है यहाँ पे, ठीक है, कार्तिक की कंपनी है, वो उन्होंने प्रीति के पास गिरवी रखी थी और वो शीतल ने ले ली, है ना, उनको पैसे देके। अब ये जो कंपनी खराब हो रही थी या बंद पड़ रही थी, ये कंपनी को शीतल को इन्वेस्टर के पास जाएगी और इन्वेस्टर को बोलेगी कि देखो अगर आप ये कंपनी फिर से चला सकते हो तो फिर से कंपनी खड़ी करके फिर से उसको कुछ करने की कोशिश, तो ये भी किया जा सकता है। तो बैड बैंक जो है बेसिकली अलग अलग तरीके अपनाता है जिससे कि वो पैसा जो है रिकवर हो जाए, और बैंक को अपना पैसा मिल जाता है तो बैंक अपनी छुट्टी कर लेता है। ठीक है, तो बैंक के ऊपर जो बर्डन है उसको कम किया जाए, जो स्ट्रेस्ड एसेट है उसको कम किया जाए, ये बेसिकली बैड बैंक का काम होता है। तो ये हो गया बैड बैंक का काम। प्रोज एंड कॉन्स क्या रहेंगे, कि सिंगल एक्सक्लूसिव एंटिटी है, मतलब यहाँ पर बैड लोन जो है वो आ रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा वो बैड बैंक का किसी को खबर नहीं, किसी को पता नहीं, है ना। देन उसके बाद यहाँ पर कैपिटल बफर जो है वो भी, मतलब बेसिकली आप देखोगे तो बैंक इतनी कॉन्फिडेंट, अभी समझ लो प्रीति को अगर शीतल ने पैसे दे भी दिए तो शीतल बाद में, मैं अगर शीतल प्रीति के पास जाऊँ कि मेरे को 1000 करोड़ दो, तो शीतल प्रीति सोचेगी यार दू की नहीं दू, है ना, कि यार ये पहली कार्तिक भाग गया था तो अब और कोई ना भाग जाए, तो ऐसे भी डर लगता रहेगा। तो ये भी प्रॉब्लम आती है, इसकी वजह से एमएसएमई सफर करती है, जो विदाउट मॉर्गेज लोन रहते हैं, मुद्रा योजना जो है वो यहाँ पर सफर करती है। तो ऐसे प्रॉब्लम जो है वो फेस किए जाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं नियो बैंक पर। ये बाकी तो थियरी है, थियरी आप पढ़ लेना, इसमें कोई ये नहीं होता, थियरी में कॉन्सेप्ट जो उस पर ज्यादा जोर रख रहा हूँ, थियरी जो है आप पढ़ सकते हो बाद में। नियो बैंक जो है, नियो बैंक क्या सर होता है, हाँ सर जैसे ये थ्योरी है, तो इस थ्योरी में मतलब जैसे प्रोस कॉन्स और ये सब तो मतलब याद होने चाहिए क्या? हाँ याद रख, आप लिखोगे कैसे मेंस में फिर। हाँ मतलब मेंस के अकॉर्डिंग याद होने चाहिए ना? हाँ मेंस के अकॉर्डिंग याद होने चाहिए। ओके सर। ठीक है,
नियो बैंक क्या होता है? नियो बैंक, देखो नॉर्मल बैंक क्या होती है, आप आपकी मतलब फिजिकल एक बैंक अवेलेबल है, समझ लो अगर आपको एसबीआई में जाना है, आप पूछते हो ना कौन सी ब्रांच है, तो ये फलाना फलाना ब्रांच है, ये है वो है, तो बैंक में आप जा सकते हो, ऑनलाइन भी आप पेमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, सब कर सकते हो। नियो बैंक क्या होती है, कंप्लीटली सिर्फ ऑनलाइन होती है, मतलब उसका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ होता ही नहीं है, कंप्लीट ऑनलाइन। मतलब ये आप देखोगे तो ये कंप्लीट डिजिटल बैंक है विदाउट एनी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नियो बैंक। समझ में आ गया नियो बैंक क्या है? तो नियो बैंक एक डिजिटल बैंक है विदाउट एनी ब्रांचेस, कोई इसकी ब्रांच नहीं रहेगी, फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहेगी किसी लोकेशन पर, एंटायरली वो ऑनलाइन रहने वाली है, एंटायरली कंप्लीटली ऑनलाइन। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो चीपर अल्टरनेटिव है ट्रेडिशनल बैंक के। जैसे अभी प्रीति को बैंक खड़ा करना है तो बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, ये सब लगेगा, नियो बैंक के लिए कुछ नहीं, ऑनलाइन सीधा करो और शुरू हो जाओ। जैसे ऑनलाइन यूपीएससी का पढ़ाना हो गया, कोचिंग हो गई, या फिर ऑफलाइन है तो ऑफलाइन के लिए आपको बड़े बड़े क्लासरूम चाहिए, आपको डेस्क बेंच लगाने पड़ेंगे, आपको बोर्ड रखना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना। तो उसी तरीके से नियो बैंक मतलब कंप्लीटली डिजिटल है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आता है? प्रॉब्लम यह है कि भाई पैसे कोई रखने में डरेगा ना, कि अगर मेरे पैसे चले गए तो मैं जाऊंगा कहाँ पे? फिजिकल बैंक है तो मैं तो वहां पर चला जाऊं, लेकिन अगर नहीं है तो फिर जाएंगे कैसे? तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, इंडिया में ये जो फर्म है बैंक लाइसेंस नहीं मिलता है खुद को, ठीक है, उनको बैंक पार्टनर के साथ रिलाय करना पड़ता है। मतलब समझ लो एसबीआई के साथ किसी कोई नियो बैंक ने गठबंधन कर लिया और बोला कि चलो हम यहाँ पर एक नियो बैंक ओपन करते हैं, तो ऐसा होता है यहाँ पर डायरेक्टली किसी को पर्सनली नहीं मिलता है खुद को, क्योंकि आरबीआई जो है वो बैंक को 100% डिजिटल अभी अलाउड नहीं कर रहा है फिलहाल, ठीक है। क्यों? उसके पीछे कारण वही है कि प्रॉब्लम्स बहुत सारे आते हैं। एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो रेजर पे है, नियो है, ओपन है, मतलब बेसिकली ये क्या है, ये आपको लोन भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, रेजर पे, ये सब से, तो ये सब होता है। तो नियो बैंक की ये सब थियरी है। चैलेंजेस क्या क्या है? चैलेंजेस है रेगुलेट कैसे करोगे आप, है ना, इम्पर्सनल, ये मतलब ये हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, लिमिटेड सर्विस रहती है, डेटा डेटा प्राइवेसी हो सकती है। एडवांटेजेस क्या है? लो कॉस्ट है, कन्वीनियंस बहुत कम होता है, स्पीड काफी ज्यादा होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, हाई डीप इंसाइट होता है। तो ये सारे इसके फायदे हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको? बाकी थियरी जो है, थियरी आराम से पढ़ लेना। यस सर। बाकी यहाँ पर लिक्विड नैनो यूरिया, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर जो उन्होंने इनॉग्रेट किया फर्स्ट लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट कलोल गुजरात में। तो ये प्रीलिम्स के लिए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ हुआ है, गुजरात में हुआ है, कलोल में हुआ है। इंडिजीनियस यूरिया है, फर्स्टली बाय इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इनके द्वारा किया गया है। अब ये कोऑपरेटिव लिमिटेड क्या है इसके बारे में पता रहना चाहिए। इंडिया का बिगेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, होली ओन्ड है इन कोऑपरेटिव्स के द्वारा, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी याद करो, पॉलिटी, है ना। फाउंड कब किया गया? 1967, 56 कोऑपरेटिव्स के साथ। कल ही मैंने आपको या परसों क्वेश्चन पूछा था ना कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर। ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडियन फार्मर को यहाँ पर टाइमली सप्लाई जो रिलायबल हाई क्वालिटी और एग्रीकल्चर इनपुट जो है वो मिलने चाहिए। तो ये इसका ये होता है। लिक्विड नैनो यूरिया क्या है? ये यूरिया इन द फॉर्म ऑफ नैनो पार्टिकल, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन टू प्लांट्स एज अल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल यूरिया, जो कन्वेंशनल यूरिया होता है ना उसको एकदम आसान, इसमें खाद मतलब जो है, यूरिया केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है, व्हाइट होता है कलर में, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करता है, प्रोवाइड करता है नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। कन्वेंशनल यूरिया के लिए अच्छा खासा रिप्लेसमेंट है, ठीक है। ये डेवलप किसके द्वारा किया गया ये भी आ सकता है, तो ये कलोल गुजरात इनके द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्या है कि अनबैलेंस जो होता है, जो प्रॉब्लम्स होती है कन्वेंशनल यूरिया में, उसको खत्म किया जा सके। इंप्रूवमेंट यहाँ पर होगी, है ना, एनवायरमेंट में इंप्रूवमेंट होगी, एंड फार्मर की इनकम जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि अब कम पैसे लगेंगे, तो इफिशियंसी इसकी हाई रहने वाली है, इकोनॉमिकल रहने वाला है, जो सप्लाई है वो सही तरीके से होगा, मतलब टारगेट रहेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो फार्मर को फायदा होगा। तो ये सारे इसके बेनिफिट देखने को मिलते हैं। महाराष्ट्र इमेज है टॉप शुगर प्रोड्यूसर, शुगर प्रोड्यूसर सबसे बड़ा बना है महाराष्ट्र, तो ये चीज ध्यान में रखना है कौन सा स्टेट है। बाकी शुगर जो है कहाँ कहाँ पर होती है ये भी पता रहना है। शुगर केन वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, ये शुगर केन पे क्वेश्चन आया था, नीचे दिए गए में से कौन कौन सा वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, ऐसा यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, तो उसमें से शुगर केन जो है ये आंसर था। रेनफॉल वाटर रिजर्व बहुत कुछ ज्यादा चाहिए रहता है। बाकी यहाँ पे
अब शुगर उत्तर प्रदेश से डिक्लाइन की हुई है, कुछ स्टेटमेंट्स आ जाएंगे। तो लार्जेस्ट एथेनॉल प्रोड्यूसर है, ये लार्जेस्ट एथेनॉल प्रोड्यूसर बनाया है। लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर केन प्रोडक्शन जो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती थी डाइवर्ट हुई है वो इथेनॉल के प्रोडक्शन में, ठीक है। तो एथेनॉल के प्रोडक्शन में ज्यादातर शुगर जो है वो डाइवर्ट हुई है, इसी वजह से शुगर जो है उसका प्रोडक्शन कम हो गया है उत्तर प्रदेश में। इसलिए महाराष्ट्र मतलब बेसिकली उत्तर प्रदेश जो सबसे ज्यादा था, तो महाराष्ट्र का अब सबसे ज्यादा क्यों हुआ है, उत्तर प्रदेश का कम हुआ है इसलिए, ठीक है। तो ये एक चीज ध्यान में रखना। बाकी हो गया आज का